आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जहां पर हमने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने लगभग ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जब तक उनके जो पायलट्स हैं वो SU-57 को नहीं उड़ाएंगे, कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। और इसी बीच रूस के SU-57 को लेकर अब HAL ने भी एक बड़ी कंफर्मेशन दे दी है। क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये डील अब होने वाली है? एचएएल ने ऐसा क्या कहा है? रूस भारत को क्या ऑफर दे रहा है? कैसे SU-57E खतरनाक हो चुका है? भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान? और सरकार इस पर क्या करने वाली है? इसको लेकर आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, भारत और रूस के बीच में अगर हम रक्षा सहयोग की बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से भारत रूसी हथियारों और फाइटर जेट का इस्तेमाल करता आया है। MiG-21 से लेकर Su-30 MKI तक रूस भारतीय वायुसेना का एक बड़ा पार्टनर रहा है। और इनडायरेक्टली अगर मैं ये कह दूं कि रूस भारत की नीड्स को काफ़ी अच्छे से समझता है तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज की एयर पावर का भविष्य फिफ्थ जनरेशन जैसे स्टेल्थ फाइटर्स माने जा रहे हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35 है। एनगैड को रोल आउट किया जा चुका है। चीन तेजी से J-20 को डिप्लॉय कर रहा है और 6th जन फाइटर्स को टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी देश जो हैं वो अपने अपने FGFA या 6th जन फाइटर प्रोग्राम को तेजी दे रहे हैं। तो अब रूस भी अपने SU-57E को भारत को ऑफर कर रहा है, ये कहते हुए कि भारत इसको त्वरित समाधान के तौर पर जितनी जल्दी ले लेगा, भारत के लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कोटासर ने SU-57 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है एचएएल हमेशा तैयार है इसके प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि हम प्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं, लेकिन प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा इसका फैसला हम या कोई और संस्था नहीं करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये फैसला करें। अंतिम फैसला भारत सरकार और डिफेंस अथॉरिटीज के हाथ में होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान के निर्माण के लिए फुली कैपेबल है, लेकिन ये कह पाना कि एचएएल ही इसका फैसला करेगी, ये गलत होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को सिर्फ फाइटर जेट बेचने की बात अब नहीं कर रहा है, बल्कि भारत में इसके लोकल प्रोडक्शन को लेकर मल्टीपल टाइम्स जो प्रस्ताव हैं ये भारत को ऑफिशियली हैंड ओवर किए जा चुके हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। जैसे जैसे रूस अपने डील को अलग तरीके से प्रस्तुत करता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर जो भारत है वो इसको इवेलुएट कर रहा है। यहाँ पर लोकल असेंबली, लाइसेंस प्रोडक्शन और कुछ लेवल तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी रूस तैयार दिख रहा है। यानी भविष्य में SU-57 के कुछ हिस्से भी भारत में बन सकते हैं और पूरा विमान भी एचएएल की फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम SU-57 लेंगे और ये इतना खास क्यों है? देखिए, हम सब जानते हैं कि SU-57 एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर है जो अपने स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस रेडार, सेंसर फ्यूजन, इंटरनल वेपन बे और हाई मनूवरबिलिटी के लिए जाना जाता है। आज के समय में स्टेल्थ फाइटर्स का दबदबा है। स्टेल्थ दुश्मन के रडार से बचकर हमले करने में मदद करते हैं और यही वजह है कि आज दुनिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इतनी डेस्परेट दिख रही है। जिन देशों के पास है वो टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो इसको विकसित कर रहे हैं। रूस का दावा है कि SU-57 भारतीय वायुसेना को सिर्फ एयर सुपियोरिटी प्रदान नहीं करेगी, बल्कि मल्टी रोल स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रदान करेगा। यानी ये हवा में दुश्मन जेट्स को तो मार ही पाएगा, लेकिन ग्राउंड टारगेट्स भी इससे बचने वाले नहीं है। अब भारत की स्थिति को समझना जरूरी है। भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की क्षमता से जूझ रही है। भारत ने मिशन 2040 के अनुसार 42 स्क्वाड्रन का टारगेट रख रखा है। वर्तमान संख्या देखें तो वर्तमान संख्या काफी दयनीय स्थिति में है, जहां पर भारत के पास 30 से 31 एक्टिव स्क्वाड्रन बची हुई हैं। दूसरी तरफ चीन तेजी से नंबर्स को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को चाइना से विमान मिल रहे हैं। संभावित है कि भविष्य में पाकिस्तान को FGFA एक्सेस भी चाइना से मिल जाए। तो ऐसे में भारत के सामने सवाल ये है कि क्या हम एम का आने का इंतजार करें या फिर विदेशी FGFA को लेकर के तत्काल ज़रूरतों को पूरा करें। निस्संदेह आप सब और हम सबका प्रथम समर्थन एमका को होगा, लेकिन आपको जानना होगा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस में है, एडवांस स्टेजेस में भी नहीं है। अभी इसको बनने में ही 2029 तक का समय लग सकता है, 28-29 तक। रिपोर्ट्स में क्लेम तो किया जा रहा है कि 2028 के अंत तक या 29 में पहले उड़ान कर ली जाएगी, लेकिन जब सामने आएगा तभी देखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल साथ मिलकर काम करने का दम भरते हैं। हालांकि एचएएल को अब यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है
और अब ये माना जा रहा है कि आडा और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। एमका भी अपने एडवांस स्टेल्थ, इंटरनल वेपन बेस्ड, एडवांस एवियोनिक्स और एआई आधारित सिस्टम के लिए जाना जाएगा। इसमें नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन समस्या यही है कि एमका खुद अभी अपने डेवलपमेंट स्टेजेस में है और इसके ऑपरेशनल होने में कई साल लग सकते हैं। और यही कारण है कि SU-57 विकल्प पर तेजी से बात हो रही है। अब यहाँ पर दो पक्ष सामने आते हैं। पहला पक्ष कहता है कि इसको लेना चाहिए क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स को जल्दी फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी मिलेगी, चीन के मुकाबले हम ज़्यादा संतुलित रहेंगे और भारत को स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी का अनुभव मिलेगा। अगर लोकल प्रोडक्शन होता है तो इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बड़ा फायदा हो सकता है। हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी, एचएएल और प्राइवेट सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि SU-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी टेस्टेड नहीं है। भारत को पहले इसको डीपली इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम उल्टा हमारे एमका प्रोग्राम को धीमा कर दे। इसके अलावा जियोपॉलिटिक भी एक बड़ा फैक्टर है। आज भारत, अमेरिका और फ्रांस हो या रूस हो, सभी देशों के साथ संतुलित भारत जो रिश्ते हैं बनाकर चलना चाह रहा है। ऐसे में कोई बड़ा डिफेंस निर्णय सिर्फ सैन्य जरूरतों पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी निर्भर करता है। रूस चाहता है कि भारत SU-57 को अपनाए क्योंकि इससे रूस को बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। वहीं भारत कोशिश कर रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिले। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक बड़ा यहाँ पर टिप्पणी कर दी है और रूस के लिए अभी इसी समय वो जो टिप्पणी है वो गले की फांस बन चुकी है। भारत ने अपने जो FGFA के अनुभव थे इस बार उनसे काफ़ी सीख ली है और भारत ने वो गलती नहीं करी जो भारत ने FGFA के दौरान करी थी, और वो था एयरक्राफ्ट का डिटेल इंस्पेक्शन का ना कर पाना। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि हम अपना पक्ष सरकार के समक्ष तभी प्रस्तुत करेंगे SU-57 को लेकर जब हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे, जब हमारे पायलट्स इसको पूरी तरीके से उड़ाकर टेस्ट करेंगे कि जो दावे रूस की तरफ से किए जा रहे हैं ये उनको पूरा कर भी पाता है या नहीं। यानी इसके एवियोनिक्स हो गए, इनकी रडार परफॉर्मेंस हो गई, इसकी इंजन परफॉर्मेंस हो गई, इसकी मैनूवरबिलिटी हो गई, इसके स्टेल्थ मटेरियल्स की क्वालिटी हो गई। ये हम तभी मानेंगे जब हमारे पायलट्स को रूस जो है वो डिटेल इंस्पेक्शन की अनुमति देगा, जो कि अभी तक रूस ने नहीं दिया है। अब इसको लेकर के भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि बहुत जल्दी रूस शायद इसकी अनुमति दे दे, और वो ये कहता है कि रूस अनुमति तो दे दे लेकिन अभी रूस के पास क्योंकि SU-57 का कोई ट्विन सीट वेरिएंट नहीं है, इसीलिए रूस हिचकिचा रहा है कि जो नए पायलट्स हैं उन्हें कैसे इसको उड़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो अभी सिस्टम से पूरी तरह परिचित नहीं है। वही दूसरा पक्ष ये कहता है कि रूस इसको देने से डर इसलिए रहा है क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि अगर इंडियन पायलट्स ने इसको उड़ाया तो इसके स्टेल्थ और इसकी कैपेबिलिटी को लेकर एक जो कह सकते हैं दम भरा गया है, उसकी पोल खुल सकती है और वो एक्सपोज हो सकता है। क्या जो कुछ भी हो, एचएएल ने तो अपना पक्ष रख दिया है कि हम आज नहीं, आप कल हमें ऑर्डर दीजिए, हम इस विमान का निर्माण शुरू कर देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही लेंगी। तो देखना है कि आगे चल के ये क्या होता है डील का, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, उम्मीदें कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, भारत को ये लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।